थर्ड ईयर में 3 पेपर है ना, 3 पेपर और एक प्रैक्टिकल। 3 पेपर में पेपर का नाम क्या क्या है? एक है पहला पेपर भौगोलिक चिंतन, जो पेपर है आपके वो कौन कौन है? पहला है भौगोलिक चिंतन, दूसरा है पर्यावरण अध्ययन और तीसरा क्या है? एक क्षेत्र का अध्ययन करना है, जिसमें हम लोग प्रादेशिक अध्ययन कहते हैं उसको, जिसमें मतलब दक्षिण पश्चिम एशिया पढ़ेंगे। दक्षिण पश्चिम एशिया कहाँ है? ये है, आपको मैप में दिखा दे रहा हूँ मैं। ये पूरा एशिया महाद्वीप है, ये वाला है ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एशिया है। तो एशिया में उत्तरी एशिया ये है, दक्षिणी एशिया ये है, पूर्वी एशिया ये है और पश्चिमी एशिया ये है। तो ये है दक्षिण और पश्चिम एशिया, जिसके अंतर्गत आप ये सब क्षेत्र जो है, सऊदी अरब है, इराक है, ईरान है, ये सब पढ़ेंगे। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि वहाँ कैसी जलवायु है, कैसी स्थलाकृति है, कितनी जनसंख्या है। वो एक पेपर ही है, ठीक है, 3 पेपर। चौथा कौन सा पेपर है? प्रैक्टिकल का। 4 पेपर है टोटल थर्ड ईयर में। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? पहला पेपर शुरू करेंगे, एक एक यूनिट पढ़ेंगे। पहला पेपर की 1 यूनिट, फिर दूसरे पेपर की 1 यूनिट, फिर तीसरे पेपर की, और साथ ही में प्रैक्टिकल भी चलाते जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो जैसे अभी हम कल से सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लास है चलेगी, थर्ड वाली की, थर्ड सेमेस्टर में गए ना वो लोग सेकेंड वाले, तो उनका प्रैक्टिकल कराएंगे प्रिज्मेटिक कंपास का। तो वो आप में भी है, थर्ड ईयर में भी। तो उनकी क्लास होती है 7th वाली, है ना, तो उसमें खाली रहोगी तो उसमें आ जाना, ठीक है ना। हाँ, आज नहीं कल। अगर आप जैसे आपका पहला पीरियड है, तो पहले में फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास चलती है, तो अगर आपको क्लास लेना है तो आप उसमें आ जाया कीजिए, ठीक है। और फिर थर्ड ईयर में थर्ड पीरियड में तो आपकी चलती ही नहीं, तो थर्ड में और लोग आ जाएंगे इस क्लास में। बाकी 7th में चलेगी थर्ड सेमेस्टर की, ठीक है ना, तो उसमें आपको आना है ना, और बाकी लोग भी आ सकते हैं, किसी को रोक। बोले तो है, नोटिस डाले तो हैं। तो जो पहला पेपर है वो कौन सा है? पहला पेपर पे ही बात करेंगे हम लोग। फर्स्ट पेपर है भौगोलिक चिंतन, है ना। भौगोलिक मतलब क्या होगा? 2 शब्द है ना, भौगोलिक और चिंतन। भौगोलिक किससे बना है? भूगोल से बना है ना। भौगोलिक होता है जियोग्राफिकल, मतलब आप जियोग्राफिकल जो चीज़ें हैं उनके बारे में जो विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने विचार रखे हैं, है ना। हर भूगोलवेत्ता कुछ न कुछ विचार रखता है किसी बात पे, तो वो जो विचार हैं या थॉट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना, इस पेपर में, कि भूगोल के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने या भूगोलवेत्ताओं ने कौन कौन से थॉट क्या किए हैं, व्यक्त किए हैं। तो इसमें टोटल 5 यूनिट है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे पहला यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा कि भूगोल का मतलब क्या है, भूगोल का क्षेत्र क्या है ना, कितने ब्रांच में भूगोल बटा हुआ है। दूसरे यूनिट में पढ़ेंगे कि प्रादेशिक भूगोल, द्वैतवाद क्या है, ये सब देखेंगे। फिर है कि पुराने समय से लेकर के आधुनिक समय तक में भूगोल में कैसी कैसी विचारधाराओं का क्या हुआ है, विकास हुआ है, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जो पहली यूनिट है उससे स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहली यूनिट भौगोलिक चिंतन का जो है उसमें हेडिंग डाल लीजिए भौगोलिक क्षेत्र। पहले भूगोल क्या है और भूगोल की परिभाषा क्या है ना। भूगोल क्या है पहले बात करते हैं। भूगोल क्या है बताइए, कौन बताएगा भूगोल की परिभाषा? इसमें तो सभी को बताए हैं। कुछ सोचिए, जो समझ में आए बोलिए। भूगोल क्या है? भूगोल लैटिन भाषा से लिया गया है और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। ये तो उसके शब्द का मतलब हो गया। तो
भूगोल के विद्यार्थी हो के भूगोल की परिभाषा नहीं आ रही है, ऐसा नहीं चलेगा। भूगोल का हम बताए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वालों को भी बताए हैं। भूगोल का मतलब क्या है? भूगोल एक ऐसा अंतर विषयक विज्ञान है जिसके अंतर्गत आप प्रकृति और मानव के बीच अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं, है ना। सिंपल सी परिभाषा है। भूगोल एक ऐसा अंतर विषयक विज्ञान, कहने का मतलब क्या है? अंतर विषयक, अंतर विषयक नहीं, वो तो आंतरिक होगा। अंतर विषयक मतलब होता है, अंतर विषयक मतलब होगा कि जो दो शब्दों से, एक विषय है और अंतर। विषय मतलब कि कई सारे जो विषय हैं, है ना, उनके ज्ञान का प्रयोग आप भूगोल में करते हैं। अंतर विषयक विज्ञान है भूगोल। एक विज्ञान है, लेकिन कैसा विज्ञान? अंतर विषयक। कई विज्ञान जो हैं, जो फिजिक्स देखते हैं, केमिस्ट्री देखते हैं, है ना, बायोलॉजी देख रहे हैं, जूलॉजी देख रहे हैं, उनके जो मेन सिद्धांत हैं उनका थोड़ा थोड़ा इसमें भी क्या होता है? प्रयोग होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अंतर विषयक विज्ञान कहते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के रूप में समझिए, जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं तापमान, है ना, दबाव, बल, ये सब पढ़ते हैं फिजिक्स में। भूगोल में भी आप देखते हैं, जब हम आपको पढ़ाते हैं बल का प्रयोग हो रहा है, दबाव का प्रयोग हो रहा है ना। जैसे हम आपको बताए हैं कि जब गहराई में पृथ्वी के भीतर जाते हैं तो प्रति कितना तापमान बढ़ता है? 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। तो ये तापमान जैसे जो टर्म्स हैं, ये कहाँ से आए हैं? फिजिक्स से आए हैं। उन सबका हम प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जब हम लोग मानव भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं जनसंख्या भूगोल, सामाजिक भूगोल। तो सामाजिक भूगोल कहाँ से आया? समाज शास्त्र से उसको लिंक करते हैं। राजनीति भूगोल पढ़ते हैं तो राजनीति से लिंक करते हैं। तो ये क्या है? अन्य विषयों के भी ज्ञान का हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए क्या है? एक अंतर विषयक विज्ञान है। तो भूगोल एक ऐसा अंतर विषयक विज्ञान है जिसके अंतर्गत आप मानव और प्रकृति, प्रकृति मतलब जो नेचर है, चाहे पर्वत है, पठार है, मैदान है, हवा है, पानी है, वो सब प्रकृति है। और मानव कौन है? हम लोग हैं। तो हमारे और प्रकृति के बीच में जो क्रियाएं होती हैं, अंतर क्रियाएं, उन्हीं का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, ये आपको याद होनी चाहिए, है ना। क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। ठीक है, तो लिख लो इसको, तुम तो लिख ही लो। लिखो, भूगोल एक ऐसा अंतर विषयक विज्ञान है। जब भी हम भूगोल की परिभाषा पूछे तो ये बताना सब लोग। भूगोल एक ऐसा अंतर विषयक विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति और मानव के अंतर संबंधों का, जिसके अंतर्गत प्रकृति और मानव के अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। प्रकृति और मानव के अंतर संबंधों का, प्रकृति और मानव के अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो भूगोल की परिभाषा समझ में आई, है ना। अब इसमें कुछ भूगोलवेत्ता भी हैं जिन्होंने इससे संबंधित परिभाषाएं दी हैं। किससे संबंधित? भूगोल से संबंधित। तो मैं बता रहा हूँ, सुनिए, फिर उसके बारे में समझा रहा हूँ वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे ना, मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में ही पूछ दिया कि भूगोल की परिभाषा दीजिए, और कोई भी क्वेश्चन उससे जोड़ सकता है वो, तो भूगोल की परिभाषा एक नॉर्मली तो आपको आनी ही चाहिए, लेकिन साथ में किसी भूगोलवेत्ता के द्वारा भी दी हुई परिभाषा आनी चाहिए। तो उससे क्या होगा? आपके उत्तर में वजन आ जाएगा, है ना। अगर कोई देखेगा कि हाँ, ये भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी हुई परिभाषा बता रहा है, तो आपको अच्छा नंबर देगा, और ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा आपको। तो जैसे एक भूगोलवेत्ता हैं, जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, उनका नाम है वेरेनियस। क्या नाम है? वेरेनियस नाम है उनका। वो कहते हैं कि भूगोल एक ऐसा वैज्ञानिक विषय है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न भागों का वर्णन प्राकृतिक नियमों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? वेरेनियस कहना चाह रहे हैं कि भूगोल एक ऐसा वैज्ञानिक विषय है। वैज्ञानिक क्यों है?
क्योंकि यहाँ सिद्धांत है, नियम है, कानून है। आप कोई चीज़ जैसे आप प्रैक्टिकल करते हो, वैज्ञानिकता कब आती है? जब आप किसी चीज़ को सिद्ध करते हो, है ना। आप कुछ मानते हो, फिर उसको सिद्ध करते हो, और गलत हो गया तो फिर दूसरा प्रयास करते हो, प्रैक्टिकल करते हो, है ना। तो वो वैज्ञानिकता है। जैसे वैज्ञानिक प्रैक्टिकल होता है, साइंस है। साइंस क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल है, थ्योरी को आप सिद्ध कर सकते हैं, है ना। तो वेरेनियस का कहना है कि पृथ्वी भूगोल एक ऐसा वैज्ञानिक विषय है जिसके अंतर्गत आप पृथ्वी की जो विभिन्न भाग हैं पृथ्वी के, उनको किस आधार पर आप वर्णन करते हैं? प्राकृतिक नियमों के आधार पर। प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक नियम क्या है? कि भाई जो पर्वत है, पठार है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? जो महासागर हैं वो कैसे बन गए? महाद्वीप हैं कैसे बन गए? उनको आप वर्णन करते हैं ना, प्राकृतिक नियम। और उनके पीछे जो नियम कार्यरत हैं वो प्राकृतिक ही हैं। आप तो पहाड़ निर्मित नहीं कर देंगे कि कर देंगे? आप ये पहाड़ क्या निर्मित कर सकते हैं? नहीं, वो प्राकृतिक रूप से निर्मित हुआ है ना। भूकंप आता है, प्राकृतिक रूप से भी आता है, मानव निर्मित, लेकिन ज़्यादातर प्राकृतिक ही आता है। ज्वालामुखी आता है, कोई मानव ज्वालामुखी उत्पन्न कर सकता है? नहीं, वो प्राकृतिक है। तो उसका वर्णन करते हैं, वेरेनियस ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे भूगोलवेत्ता हैं हार्टशोर्न, है ना। हार्टशोर्न है, अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। वो क्या कह रहे हैं? उनकी एक पुस्तक का नाम है भूगोल की प्रकृति। उस पुस्तक में वो कह रहे हैं कि भूगोल पृथ्वी तल के परिवर्तनशील स्वरूप का, ध्यान से सुनिए, भूगोल पृथ्वी तल के परिवर्तनशील स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध एवं तर्क संगत वर्णन एवं व्याख्या करता है। तो इसमें 3 शब्द हैं। पहला कि भूगोल पृथ्वी तल के परिवर्तनशील स्वरूप का। पृथ्वी तल मतलब अगर ये पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के सतह पर जो भी संरचनाएं बनी हुई हैं, पृथ्वी तल मतलब क्या होगा? पृथ्वी का ऊपरी भाग, हाँ, सतह। जैसे ये ग्लोब अगर पृथ्वी है तो यहाँ पे ही पूरे देश अवस्थित हैं, है ना। जैसे ये दिख रहे हैं महाद्वीप है, जहाँ जल है महासागर है ना। ये महाद्वीप है, जहाँ जल है महासागर है। तो ये जो पृथ्वी का तल है वो कैसा है? परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का मतलब कि एक जैसा नहीं है, वो समय के साथ क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। जैसे कहीं पे ज्वालामुखी आ गई, तो जहाँ ज्वालामुखी आएगी वहाँ पर स्थलीय भाग परिवर्तित हो जाएगा ना। भूकंप आएगा, देखते हैं भवन बना है गिर जाता है ना। बहुत तेज बाढ़ आ गई तो पर्वत का भाग कुछ कट के बह जाता है। तो क्या होता है? समय के साथ वो परिवर्तित होता रहता है। नॉर्मली भी जो हवाएं चलती हैं, बरसात होती है, तो एक शब्द होता है अपर्दन और अपक्षय। अपर्दन क्या होता है? अपर्दन मतलब होता है कि जो हवा या किसी भी माध्यम से जो चट्टाने हैं या जो मिट्टी है वो कट के बह जाए, या जो अन्य चीज़ें हैं वो कट के बह जाएं, तो वो क्या होती हैं? अपर्दन या अपक्षय कहलाती हैं, ठीक है ना। तो परिवर्तनशील का मतलब है कि वो स्थिर नहीं है, वो समय के साथ क्या होता जा रहा है? परिवर्तित हो जा रहा है, पहली बात। तो हार्टशोर्न ने कहा कि भूगोल पृथ्वी तल के परिवर्तनशील स्वरूप का यथार्थ मतलब जो है, यथार्थ मतलब क्या होता है? जो वास्तव में है, कुछ इमेजिन नहीं कर रहे हैं। पर्वत है तो पर्वत है, यहाँ मान थोड़ी रहे कि यहाँ माना एक पर्वत है। जैसे आप लोग सवाल करते हैं माना x, करते थे ना सवाल, माना x है, माना उस व्यक्ति की आयु x है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एग्जैक्टली है यथार्थ। और क्रमबद्ध मतलब सिस्टमैटिक पढ़ते हैं। ये नहीं कि पहले पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं पढ़े, सीधे पढ़ रहे हैं कि ज्वालामुखी कैसे आ रहा है। पहले पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे, पृथ्वी पे कैसे बना पृथ्वी, महासागर कैसे बना, महाद्वीप, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि भूकंप कैसे आया, ज्वालामुखी कैसे आया ना। ऐसा ही ना होगा, प्रकृति आएगी तब न मानव आएगा, ठीक है। क्रमबद्ध। और एक क्या है? तर्क संगत मतलब उल जुलूल बात नहीं करते हैं, उसको सिद्ध करते हैं। जैसे हम आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहे हैं वैगनर का सिद्धांत, पढ़ाए हैं ना, आज क्लास लिए हैं, तो उसमें जो सिद्धांत दिए हैं उसका साक्ष्य कल बात करेंगे ना, प्रमाण। तो तर्क संगत है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी कह दे रहे हैं। जैसे घर और में कभी बहस होती है, कुछ भी उल जुलूल बोल रहे हैं, जिसके पीछे कोई तुक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है।
वो अतर्क संगत है। तर्क संगत का मतलब जिसमें लॉजिक है, जो सही है, ठीक है ना। तो हार्टसोन ने कहा कि भूगोल के अंतर्गत जो पृथ्वी है, जो परिवर्तनशील है, उसका यथार्थ, क्रमबद्ध और तर्क संगत वर्णन करते हैं। ये दो परिभाषाएं हम लोगों ने सीखा, ठीक है। तो ये भूगोल की परिभाषा हो गई। अब आते हैं भूगोल के कार्य क्षेत्र में। भूगोल का क्षेत्र क्या है, उस पर बात करते हैं। भूगोल का क्षेत्र से क्या मतलब होगा, स्कोप जिसको कहते हैं आप। हाँ, प्रकृति किसी भी चीज को अगर लगाते हैं तो उसका बीज लगाते हैं। अगर पृथ्वी पहले आई, जब ये जलवायु परिवर्तन हुआ, उसमें कोई बीज तो होगा नहीं जो अपने निकल जाएगा, क्योंकि ये आया। देखिए, हम लोग जब ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ रहे थे, शुरू की क्लास नहीं किए हैं क्या? उसमें बताए थे ना कि देखिए, पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी एक जलती हुई गैसों का गोला थी, ठीक है ना। बहुत सारी गैसें हैं, जल रही हैं। धीरे धीरे जब आप देखते हैं कोई चीज़ गर्म करते हैं, धीरे धीरे ठंडी होती है। अगर आप उसको रख दें, है ना, चाय ही बनाइए, उसको रख दीजिए गिलास में निकाल के, तो धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। कैसे? क्योंकि वो ऊष्मा को क्या करती है, उत्सर्जित करती है ना। ऐसी ही पृथ्वी जो है समय के साथ क्या होती गई, ठंडी होती गई। तो ठंडी होती गई तो उसका जो गैसें थी जब ठंडी होती हैं तो वो द्रव्य में बदलती हैं, है ना। और जो द्रव्य होता है वो किस में बदलता है, ठोस में बदलता है, ठीक है ना। अगर आप भाप जो है, भाप जब ठंडा होता है तो पानी की बूंदें बदलता है कि नहीं? भाप को देखे होंगे, खाना तो बनाए ही होते हैं। उसको जिस ढक्कन से ढके रहते हैं, जैसे अगर इस पात्र में आप पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है, और इसके ऊपर आप एक ढक्कन रख दिए हैं, ठीक है, तो पानी गर्म होता है तो भाप में बदलता है। और भाप जब बन के ऊपर की ओर जाता है तो जब यहाँ टकराता है तो यहाँ पे भाप टकराया। अब क्या होता है कि जब जितना पानी के संपर्क में तापमान है तो पानी तो गर्म है, लेकिन जब भाप ऊपर जाता है तो वहाँ तो तापमान मिल नहीं रहा उतना ज़्यादा, तो यहाँ जाते जाते उसका तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तो ठंडा ही है ना, तो वो ठंडा होकर बूंद में परिवर्तित हो जाता है, पानी में। तो जो पृथ्वी की गर्म गैसें थी या जो तरल पदार्थ था, जब वो धीरे धीरे ठंडा हुआ तो कैसा होता गया, ठोस होता गया और तरल होता गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब पृथ्वी कुछ इस तरीके से हो गई तो जो गैस आदि पृथ्वी से निकल रही थी, है ना, वो क्या किया, पृथ्वी पर एक बादल बना लिया, ठीक है ना। पृथ्वी के चारों ओर क्या बन गया, बादल, ठीक है ना। पृथ्वी के चारों ओर बादल बन गया, वायुमंडल बन गया, क्योंकि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण भी था। तो गैसों को वो अपने से दूर नहीं जाने दिया। क्या कर लिया, अपने चारों ओर गैसों को इकट्ठा कर लिया। ये गैसें हैं, ठीक है ना, और ये पृथ्वी है। अब क्या हुआ कि ये जब गैसें थी, इनमें बहुत सारी गैसें थी, धूल के कण थे। गैस जैसे आप आग जलाते हैं जब, तो उससे कुछ धुआं निकलता है, उसके साथ थोड़ा काला काला भी निकलता है ना। वैसे ही जब पृथ्वी ठंडी हुई तो उससे गैसें तो निकली ही, साथ ही धूल के कण भी निकले। और वो क्या किए, पृथ्वी को पूरा घेर लिए। जब पृथ्वी को घेर लिए तो पृथ्वी पर जो गैसें जब निकली थी तो उसके साथ जल वाष्प भी निकला था, जल के कण भी थे, वो साथ में वायुमंडल में गए। वो क्या हुए कि धीरे धीरे क्या बना लिए, बादल। तो पृथ्वी के चारों ओर क्या बन गया, बादल बन गया। अब उस बादल से जब बारिश हुई ना, तो जब पृथ्वी जो बनी थी तो पृथ्वी एक समान नहीं थी, एकदम गोला नहीं है। क्या पृथ्वी एकदम गोला है क्या? जैसे आप यहाँ पे हैं, बगल में पहाड़ है, तो पहाड़ ऊपर उठा हुआ है, आप नीचे है ना, गड्ढे में है, तो मतलब ऊबड़ खाबड़ टाइप का है ना। मतलब जैसे मान लीजिए ये महाद्वीप है, ये महासागर है, तो महाद्वीप के भाग कैसे हैं, उठे हुए हैं। महासागर के भाग कैसे हैं, धसे हुए। बैठो बैठो बैठो, हाँ हाँ, क्लास तो नहीं है ना, बैठो। तो जो महाद्वीप हैं वो कैसे भाग हैं, उठे हुए भाग हैं, और महासागर धसे हुए भाग हैं।
तो जब बारिश हुई, पृथ्वी के चारों ओर जो बादल घेरे हुए थे, जब बारिश हुई तो वो पानी कहाँ गया? इन गड्ढों में भरता गया, है ना। वही क्या बन गए? महासागर बन गए, है ना। और जीवन की जो सबसे पहली उत्पत्ति हुई है वो पानी में हुई। तो बीज जो कह रही हो ना कि कोई बीज लगाने आया होगा क्या, ऐसा नहीं है। वो जो जल था, जल में बहुत समय तक क्रियाएं हुई, फिर एक मतलब जो जीवन के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो सेल बनने की क्रिया है, उसके लिए कई सारे तत्व चाहिए, है ना। जैसे न्यूट्रिशंस होते हैं ना, प्रोटीन चाहिए होता है ना, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ये सब की कुछ चीज़ों से मिलके बने होते हैं। जल में ही ये सब चीज़ें जो हैं क्रियाओं के द्वारा क्या हुए? धीरे धीरे बने। तो सबसे पहला एक कोश की जीव क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। और उसी के बाद जैसे सबसे पहले एक कोश की, फिर कौन उत्पन्न हुआ? शैवाल उत्पन्न हुए। शैवाल जानते हैं ना, एल्गी, छोटे छोटे शैवाल जो होते हैं, काई जिसको कहते हैं लग जाती। तो ये काई जो है एक पौधा है ना। आप इसको पादप में लेते हैं, है ना, प्लांट में लेते हैं। प्लांट नहीं कहेंगे लेकिन काई वैसे ही समझिए कि है। तो धीरे धीरे उनका विकास हुआ, वही विकसित होते गए, धीरे धीरे इवैल्यूएशन होता गया। फिर उसी में जो हैं छोटे छोटे जीव, बैक्टीरिया आए, वायरस आए, फिर उनकी ज़्यादा कोशिकाएं, एक से कोशिका से ज़्यादा कोशिका के जीव बनते गए। तो उनके विकास के द्वारा हुआ है, समझ रहे बात। फिर जल से जीवन निकल के बाहर आया स्थल पे, इसीलिए पहले के जो जीव हैं वो सब जलीय हैं, जैसे आप पढ़ेंगे तो, है ना। स्थलीय जीव बाद में आए हैं, पहले जलीय आए हैं फिर स्थलीय। उनके बीच में कुछ ऐसे भी जीव हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं। मेढक जैसे जल में भी रहता है, और कछुआ, है ना। तो ये है विकास, जैसे हम लोगों का विकास। हम लोग ऐसे थोड़ी ना है कि आज जैसे दिख रहे हैं वैसे ही उत्पन्न हो गए हैं। जैसे कहते हैं ना, बंदर से हमारा विकास हुआ है, तो वो बंदर जो है इवॉल्व हुआ है, विकसित हुआ है समय के साथ। जैसे आप ही छोटे बच्चे थे तो क्या आज उतने ही हैं? आज समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं, और भी समय के साथ बढ़ते जाएंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे, है ना। ऐसा ही सब के साथ होता है। तो वो विकास का क्रम है ऐसा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए। क्या हो गया? क्लास है क्या? क्यों और नहीं पढ़ोगी? थक गई? अपनी क्लास में पढ़ेंगे। हम लोग कब शुरू किए हैं? 10 मिनट और ये पढ़ा दें। कल से क्लास में ही पढ़ाएंगे तुमको, आज तो पेंजिया कल पूछना अपने क्लास में। यहाँ जो क्लास चल रही है उसको सुनो। चट्टानों में जीव, चट्टान, चट्टान में जीव नहीं होता है। मतलब कह रही हो को पत्थर में जीवन है क्या? नहीं नहीं नहीं, पत्थर में जीवन नहीं। चट्टानें कहाँ बढ़ती हैं? चट्टान कोई पत्थर रख तुम घर में पत्थर रखो, वो बढ़ जाता है क्या? नहीं, वो बड़ा कैसे होगा? जैसे ये टेबल तुम्हारे आने के 5-6 साल 10 साल से है, तो क्या बड़ा हुआ? हाँ, पत्थर नहीं बढ़ेगा। पत्थर निर्जीव है ना। पत्थर क्या है? वो कई सारे जो हैं तत्व से मिलके बना है, उसमें जीवन नहीं है, उसमें कोशिका नहीं है, उसका विकास नहीं होगा, वो सांस नहीं लेता है। टूट सकता है कई सालों के। वो टूटेगा, मतलब टूटना मतलब कि वो बाह्य बल के द्वारा टूटेगा। और बढ़ने का मतलब कि मान लीजिए कई सारे जब छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं तो वो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो जीवन नहीं है उसमें। समझ में आई बात? नहीं, जीवन नहीं है उसमें, वो अपने से नहीं कुछ विकास करता है, ना श्वास लेता है। तो भूगोल का जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है कि किन किन क्षेत्रों में क्या होती है, भूगोल में बात होती है,
उस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि भूगोल का क्या क्षेत्र है, किस किस क्षेत्र में हम लोग बात करते हैं भूगोल में। तो इसमें 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, और एक है जिसको कहते हैं भौगोलिक तकनीकें, भौगोलिक तकनीकें। ये भूगोल का क्षेत्र है, मतलब इन क्षेत्रों में भूगोल पे जो भूगोलवेत्ता हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना। तो भौतिक भूगोल में क्या क्या चीज़ें आएंगी? भौतिक भूगोल में हम प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो भौतिक हैं, प्रकृति द्वारा निर्मित है, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, ज्वालामुखी है, नदियाँ हैं, है ना, और क्या है, पर्यावरण है, जलवायु है, महासागर हैं, ये सब प्राकृतिक है ना, कि हमने बनाया है, प्राकृतिक है। तो भौतिक भूगोल में वही आएंगे। तो भौतिक भूगोल को भी कई शाखाओं में बांटा गया है ना। जैसे कौन कौन सी शाखाएं हैं, तो शाखाओं का नाम बता दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, तो भू आकृति विज्ञान को क्या कहते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी, जिसके अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी, पृथ्वी पे कौन कौन सी चट्टानें हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है ना, महासागर कैसे बन गए, ज्वालामुखी कैसे आती है, ये सब। दूसरा कौन सा है? जलवायु भूगोल। फिर कौन सा है? समुद्र भूगोल, ठीक है। फिर है पर्यावरण भूगोल, है ना। तो ये किस में आते हैं? भौतिक भूगोल में। मानव भूगोल में प्रकृति और मानव के बीच जो क्रियाएं होती हैं, मानव भूगोल में क्या पढ़ते हैं? प्रकृति और मानव के बीच में जो क्रियाएं होती हैं, उनके जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में। जैसे अगर मिट्टी ना होती तो आप खेती कर पाते? तो मिट्टी किसने बनाया है? प्रकृति ने, लेकिन हम उस पर फसल उगाते हैं। तो कृषि कैसी क्रिया हो गई? प्रकृति और मानव दोनों के कारण कृषि होती है ना। अगर मानव ना होता तो कौन कृषि करता? अगर प्रकृति ना होती तो कैसे करते आप? तो दोनों जरूरी है ना। तो ऐसी जो क्रियाएं हैं वो किस में आएंगी? मानव भूगोल में आएंगी। जैसे कृषि भूगोल, है ना, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल, है ना, राजनीतिक भूगोल। अब मानव ही ना होता तो राजनीति कौन करता? जनता ना होती तो नेता क्यों होते? ना होते। प्राइम मिनिस्टर ना होता, राष्ट्र ना होता, राज्य ना होता, कोई समस्या ना होती। तो मानव है तब ना है। तो और कौन सा? आर्थिक भूगोल, ठीक है ना। और मान लीजिए सामाजिक भूगोल, जिसमें आप सामाजिक भूगोल होता है जिसमें हम जाति पढ़ते हैं, है ना, धर्म पढ़ते हैं, क्या उनकी परंपराएं हैं, क्या रहन सहन है, क्या खान पान है। राजनीतिक भूगोल होता है जिसमें हम राजनीति के बारे में बात करेंगे कि एक देश का दूसरे देश से कैसा संबंध है, ठीक है ना। तो ये सब किस में आ जाएगा? मानव भूगोल। अब भौगोलिक तकनीकों में क्या क्या आएगा? भौगोलिक तकनीकों में जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी होती है वो आता है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे कई तरह के प्रैक्टिकल होता है ना। एक होता है इंस्ट्रूमेंट के आधारित, जिसमें आप कुछ यंत्रों का प्रयोग करके कुछ निकालते हैं। कुछ होता है जो थ्योरेटिकल होते हैं, जैसे मैप बनाना आप घर एक जगह बैठ के बना सकते हैं, लेकिन आपको कुछ सर्वे करना है तो आप ग्राउंड में जाना पड़ेगा। जितने इंस्ट्रूमेंट उधर रखे हैं वो सब लेके जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे, है ना, जो प्रैक्टिकल है। तो इसमें एक होता है भौगोलिक तकनीक में GIS, नाम सुने हैं? GPS सुने हैं? क्या होता है फुल फॉर्म? GPS का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम, ऐसा ही ना, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, GPS, है ना। और GIS मतलब होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं भौगोलिक सूचना तंत्र, GIS मतलब ये होता है, जैसे आप मैप देखते हैं, गूगल मैप देखे हैं? गूगल मैप में जब आप किसी जगह पर क्लिक करते हैं, मान लीजिए मैप खुला हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो जो जगह होगी उसका नाम आ जाता है ना। अब तो वो नाम आ जाना GIS ही है।
लेकिन उसमें और डिटेल आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी जगह का मैप खोला हुआ है, मान लीजिए भारत का मैप बना ओपन किया हुआ है गूगल पे, भारत में आपने अनपरा पर क्लिक किया, अनपरा जहाँ पे है क्लिक किया, तो जब वहाँ पे क्लिक किया तो एक खुल जाए, मतलब छोटी सी जगह खुले जिसमें क्या आ जाए कि अनपरा सोनभद्र का एक क्या है, सोनभद्र के अंतर्गत एक क्षेत्र है, उसमें लिखी हुई चीज़ें आ जाए। ठीक है, सोनभद्र में है। दूसरा, यहाँ की कितनी जनसंख्या है, यहाँ कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, यहाँ कौन सा विद्यालय है, कौन सा महाविद्यालय है। मतलब उस एक जगह को क्लिक किए तो उसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको क्या हुई, प्राप्त हो गई। वही है GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक, तो ये भौगोलिक तकनीक है। फिर क्या है, फिर इसमें आता है मानचित्र कला। मानचित्र कला जिसको क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। मानचित्र कला आप लोगों को बताए हैं क्या होता है। तो वो तो मानचित्र होता है। मानचित्र और मानचित्र कला में अंतर है। मानचित्र कला में क्या चीज़ें आती हैं कि जब आप किसी भी माध्यम से किसी आंकड़े को, कुछ डेटा है या किसी क्षेत्र को दिखाना चाहें, उसको मानचित्र कला कहते हैं। मानचित्र कला में ही मानचित्र एक उसका पार्ट है ना। मानचित्र कला के अंतर्गत ही मानचित्र बनाते हैं। मानचित्र कला में और क्या आता है, जैसे टेबल बनाना, समांतर माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना, आंकड़े इकट्ठा करना, वो भी मानचित्र कला ही है, लेकिन वो मानचित्र तो नहीं है। मानचित्र मतलब मानचित्र बनाना, एक क्षेत्र को कागज़ पे दिखाना, वो मानचित्र है। तो मानचित्र कला जिसको कार्टोग्राफी कहते हैं। और क्या है इसमें, एक और है, दो और है। एक है मात्रात्मक विधियाँ। मात्रात्मक विधियाँ, मात्रात्मक विधियों में क्या आता है, जैसे मात्रात्मक विधियों में आता है आपको कोई आंकड़ा दिया होता है, जैसे आप लोग अगर 10वीं पढ़े होंगे तो समांतर माध्य निकालने को आ रहा होगा, बहुलक, ये सब निकालने को आता है ना, वो मात्रात्मक विधियाँ हैं। एक है सुदूर संवेदन। क्या है, सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग। नाम शब्द सुने हैं, रिमोट सेंसिंग सुने हैं, रिमोट सेंसिंग नहीं सुने हैं। जो भारत सैटेलाइट भेजता है, सो सैटेलाइट समझते हैं ना, मानव निर्मित उपग्रह है ना। जैसे इसरो हमारे यहाँ कौन भेजता है, इसरो। नासा किसकी एजेंसी है, अमेरिका के, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है, भारत की स्पेस एजेंसी क्या है, इसरो है। तो इसरो क्या करती है, सैटेलाइट भेजती है। तो दो तरह के मुख्यतः सैटेलाइट भेजे जाते हैं। एक सैटेलाइट होता है संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिससे हमारे फ़ोन चलते हैं, हम मूवी देखते हैं, है ना, बात करते हैं एक दूसरे से। ये सब किस सैटेलाइट के तहत होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार उपग्रह। दूसरा होता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिसको सुदूर संवेदन उपग्रह कहते हैं। उससे क्या होगा, उसके द्वारा पृथ्वी को ऑब्जर्व करते हैं, पृथ्वी को देखते हैं। क्या देखते हैं पृथ्वी पर, कि भाई पृथ्वी पर तापमान कैसा हो रहा है, या उसके माध्यम से आप ऐसे क्षेत्रों पर निगरानी कर सकते हैं जहां आप वास्तविक रूप में ना पहुंच पाएँ, है ना। जैसे मान लीजिए हिमालय पर्वत की चोटी पर देखना है कि इस समय पर कैसी बर्फबारी हो रही है ना, तो वो आप कैसे देखें, वहाँ जा पाएंगे, वहाँ जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, पहली बात अगर पहुँच गए तो उसको आप सैटेलाइट के माध्यम से देखते हैं, है ना, कि क्या स्थिति है। तो रिमोट सेंसिंग निगरानी के लिए है ना। जैसे जलीय क्षेत्रों में तापमान की स्थिति क्या हो रही है, जो आप लोग देखते होंगे कि मौसम विभाग सूचनाएं जारी करता है कि आज का तापमान इतना रहेगा, आज हो सकता है बारिश हो जाए, हो सकता है वहाँ चक्रवात आ सकता है, होता है ना फॉरकास्टिंग। अगर न्यूज़ सुने होंगे तो उसमें मौसम सूचना अलग से आती है, वो सब इन्हीं सैटेलाइट के माध्यम से आती है, जो दूर संवेदन उपग्रह होते हैं, रिमोट सेंसिंग उपग्रह। ठीक है ना। तो हम लोगों ने जो देखा है ये क्या है, कार्य क्षेत्र है भूगोल के, मतलब इन क्षेत्रों में भूगोल के अंतर्गत आप बात करते हैं। इसमें 2-3 और चीज़ें दी हैं, जैसे भूगोल के अंतर्गत आप
स्थानिक वितरण प्रतिरूप पे बात करते हैं। स्थानिक वितरण प्रतिरूप। स्थानिक मतलब क्या होता है, किसी स्थान का पर किसी स्थान, कोई स्थान है ना, वहाँ पे कुछ चीज़ों का वितरण देखेंगे वो कैसा है। जैसे आप देखते हैं ना, जनसंख्या सेंसस होता है, जनगणना होती है। जनगणना में क्या करते हैं वो लोग, जनगणना में वो लोग ये पता करना चाहते हैं कि जैसे अनपरा है, औरी मोड़ है, औरी मोड़ पर जितने लोग हैं वो पहली बात तो कितने पुरुष है कितने महिला हैं, एक तो विभाजन यही हो गया है ना, ये पता चल जाए कितने पुरुष कितने। दूसरी बात, जो पुरुष महिला हैं वो कितने शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, क्या करते हैं। तो आप एक जनसंख्या के बारे में कुछ चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं ना, जनसंख्या के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो स्थानिक वितरण प्रतिरूप मतलब होता है कि एक स्थान पर कुछ चीज़ों का वितरण है, उसका क्या पैटर्न है। जरूरी तो है नहीं कि औरी मोड़ पर जितनी जनसंख्या उतनी इलाहाबाद में हो जाए, तो हर जगह अलग होगा ना। तो वो कैसे पता चलेगा, जब आप वहाँ जाके सर्वेक्षण करेंगे। दूसरा इसमें एक बिंदु है, ये भी भूगोल का कार्य क्षेत्र है। ये सब चीज़ें आप इन्हीं के माध्यम से ना पढ़ेंगे। जैसे आपको कृषि भूगोल पढ़ना है तो हर जगह की कृषि अलग अलग होगी, तो वहाँ का स्थानिक वितरण प्रतिरूप तो करेंगे ना। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि पूरे यूपी का जो कृषि भूगोल है उसको तैयार करना है, तो आपको हर जगह जाना पड़ेगा, किसानों से बात करनी पड़ेगी, कौन सी फसल बोते हो, है ना, देखनी पड़ेगी कौन सी मिट्टी है। तो हर एक स्थान पे जाएंगे, वहाँ क्या वितरण है, क्या पैटर्न है देखेंगे ना, स्थानिक वितरण प्रतिरूप करेंगे। दूसरा कि भूमि और उसके निवासियों के बीच संबंध, यह भी भूगोल का कार्यक्षेत्र ही है कि आप भूगोल में क्या करते हैं, मानव और भूमि के बीच में संबंध जो है उसको पढ़ते हैं। जैसे अगर यहाँ भूमि अच्छी ना होती, मैदान टाइप का, तो यहाँ कॉलेज ही ना बनता, तो आप पढ़ने भी ना आते, है ना। दूसरी जगह जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ, जैसे ये बगल में पहाड़ है, यहाँ कोई रहता है ऊपर नहीं, अगर यही समतल भाग होता तो यहाँ कई लोग रह रहे होते। तो मानव और भूमि के बीच में जो संबंध है वो भी क्या है, भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि किन क्षेत्रों में मानव ज़्यादा है, किन क्षेत्रों में कम है, क्या कारण है कि ज़्यादा है, क्या कारण है कि कम है। एक है विश्लेषण करना। भूगोल में विश्लेषण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप कुछ आंकड़े इकट्ठा करते हैं, आप कुछ देखते हैं, है ना। जैसे आपको औरी मोड़ पे कह दिया जाए कि आप अनपरा घूम लीजिए और फिर हमको बताइए कि आपको क्या क्या विशेषताएं दिखाई दी, तो आप पूरा अनपरा घूमेंगे, कहेंगे कि यहाँ पे इस तरह के वृक्ष ज़्यादा मिल रहे हैं, यहाँ की मिट्टी जो है लाल तरह की है ना, बारिश पर्याप्त होती है वर्षा के मौसम में, आसपास पहाड़ी इलाका है तो वातावरण अच्छा है। ये सब घूमेंगे तब ना पता चलेगा। तो ये विश्लेषण है ना। विश्लेषण मतलब एनालाइज करना। एक और है, क्या है लास्ट, कि विश्व के विभिन्न तथ्यों की वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करना। भूगोल के अंतर्गत आप क्या करते हैं कि केवल ऐसा नहीं है कि औरी के हैं तो औरी भर का भूगोल जान जाएंगे, अनपरा के हैं तो अनपरा का, सोनभद्र है तो सोनभद्र। भूगोल में आप पूरे विश्व को पढ़ते हैं, पूरे विश्व पढ़ेंगे, भारत पढ़ेंगे, भारत में भी यूपी पढ़ेंगे, तो पूरे विश्व का अध्ययन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूनिट का जो इसमें टॉपिक दिया हुआ है, कौन सा हो गया टॉपिक। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट का जो है पहला जो टॉपिक दिया हुआ था भूगोल का क्षेत्र, उस पर बात हो गई। ठीक है, इसका नोट्स भेज